हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर वर्क स्टडी के अबाउट। ये आपका 5th यूनिट है आपके सिलेबस का, यानी 6th सेमेस्टर मैकेनिकल। जितने भी टॉपिक अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, और जो बच चुके हैं वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम इस पर कंप्लीट करवा देंगे, टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए, कल के आगे हम लोग जानते हैं इसमें वर्क स्टडी। हम लोग कल देखे थे, वर्क स्टडी के बारे में जान रहे थे। तो वर्क स्टडी जो होता है वो हम लोग पढ़े थे कि से अगर किसी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर जो भी काम हमको मिलता है करने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है या फिर सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग लेते हैं वो स्टडी करते हैं, हम लोग उस काम का स्टडी करते हैं, और वो काम का जो स्टडी होता है वही वर्क स्टडी कहलाता है। तो ये ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते क्यों हैं, हम लोग डायरेक्ट काम क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ट्रेंड रहेंगे उस काम में तो हमारा क्या होगा कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी जो है आपका प्रोडक्शंस का वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बात आता है कि से इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वर्क स्टडी में। तो वर्क स्टडी में आपकी जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो है मेन मटेरियल, मनी और मशीनरी। डिफिनीशन में आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जिसमें सिर्फ आपको टेस्ट वीडियो के लिए वर्क स्टडी का ही डिफिनीशन डाला गया था, जिसमें हम कर चुके हैं। और यहाँ पे भी दिख रहा है आपका कि वर्क स्टडी जो होता है वो होता है आपका वर्क स्टडी इन्वेस्टिगेट द वर्क डन in an organization and it aims at finding the best and most efficient way of using available resources, that is main material, money and machinery। यानी कि जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसी को स्टडी कर करके मॉडिफाई कर करके हम लोग वर्क को अगर परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने की संभावनाएं हैं, और कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कम से कम कर सकते हैं। साथ ही जो आपका मशीन है वो इफ़िशिएंटली आप उस पर वर्क भी कर सकते हैं, अगर आपको वर्क के बारे में पूरी तरह से अगर मालूम हो तब। तो अगर एक एग्जांपल लेकर के अगर हम ये समझें कि से अगर कोई काम करने वाला है ए और बी, दोनों एक कंपनी में काम कर रहा है, अगर हम कहें कि से इसकी जो एफिशिएंसी है बी की अपेक्षा ज़्यादा है, तो क्या बात हो सकती है कि से ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि से ये जो है बंदा ज़्यादा टैलेंटेड है इस काम को लेकर करके, जबकि बी जो है से टैलेंटेड नहीं है। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है ये जो वर्क को स्टडी नहीं किया हो, या इसको वर्क के बारे में पूरी तरह से मालूम नहीं हो कि इससे क्या काम हमको करना है, तो इस हिसाब से इसको पूरा काम ये कर नहीं पाता, अपना बेस्ट एफिशिएंट उतना काम कर नहीं पाता बेस्ट वे में, यानी इसके पास टेक्निक कम होगा, इसके पास टेक्निक ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको वर्क स्टडी से फ़ायदा आपको ये मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो यही उद्देश्य होता है हमारा वर्क स्टडी करने का, कि इससे हम लोग किसी काम को करने से पहले उसके बारे में बेहतर से स्टडी कर लें, जान लें, जानने के बाद हम उस काम को करें, ताकि आपका काम जो है से इफ़िशिएंट वे में हो और आपका प्रोडक्शन रेट जो है से वो भी अच्छा हो। चलिए, अब नेक्स्ट वर्क स्टडी का ही आपका 3 पॉइंट आता है इसमें आपको पढ़ने के लिए। कौन-कौन? तो वो होता है मेथड स्टडी। इसको हम इरेज कर लेते हैं। आइए मेथड स्टडी के बारे में करते हैं। तो मेथड स्टडी जो है, इसमें हमको क्या होता है, किसी भी जॉब जो हम लोग कर रहे हैं उसका जो भी मेथड है, जो जिस भी विधि से वो बन रहा है, उसके सारे मेथड्स को बारी बारी से एनालाइज करना। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना, और एक एक चीज़ को उसमें देखना। जो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा अगर मान लेते हैं कि अनवांटेड प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अननेसेसरी जो उसमें आपका मोशन इन्वॉल्व है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा कर करके हम सिर्फ अपने एक्चुअल वर्क पे ध्यान दे सकते हैं। ये हमारा मेथड स्टडी कहलाएगा। यानी मेथड स्टडी जो है वो उन चीज़ों का स्टडी होता है, उन मेथड का स्टडी है जो आपके वर्क में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मेथड आपका वर्क में इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि से अगर हम कोई अगर हम कोई
इस अगर हाँ आइए अब करते हैं। अगर कोई हम वर्क करना चाह रहे हैं, यानी कि आप एक हम मान लेते हैं कि से हमको एक नट बोल्ट बनानी है, इस तरह से हमको एक नट बोल्ट बनानी है। तो इस पे हमारा क्या होगा कि से जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा, ये पहले आपको टर्निंग प्रोसेस में जाएगा। टर्निंग आप करेंगे इसका, टर्निंग करने के बाद आप इसको थ्रेडिंग के लिए लेकर के जाएंगे। थ्रेडिंग टर्निंग में आपका ये वाला पूरा प्रोसेस आपका बन चुका होगा, ये पूरा का पूरा आपका बन चुका होगा, लेकिन इस पर थ्रेडिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन अब इसके बाद हम लोग, यानी कि जो टर्निंग आप किए आप लेथ पे किए, और लेथ पे करने के बाद फिर इसको आप थ्रेडिंग भी आप लेथ पे कर सकते हैं, या फिर ड्रिलिंग मशीन पे ले जा कर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेथ मशीन पे ही करते हैं हम लोग। तो लेथ मशीन पे जब हम थ्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है, पहले किसे आप पहले आप टर्निंग किए फिर थ्रेडिंग किए। तो ये जो प्रोसेस है आपका पहले टर्निंग का और थ्रेडिंग का, फिर उससे भी पहले का अगर प्रोसेस अगर हम देखें तो ये पहले आप पूरा का पूरा एक बार काटे होंगे इस लेंथ का, उसके उसके बाद आप टर्निंग कर करके इस शेप में लाए होंगे, तभी आप इसको थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि से आप पहले बार काटें और उसी पे आप थ्रेडिंग करना चालू कर दें और उसके बाद फिर इसको शेप देंगे, तो ये तो पूरा थ्रेड कट जाएगा आपका। तो कहने का मतलब कि हम लोग को पहले वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि इससे हमको पहले क्या करना है और बाद में कौन सा करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि से गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेंगी, जैसा कि अभी हमको यूट्यूब पे पढ़ाने में हो रहा है, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए चलिएगा, ताकि आगे आपको सुधार करने के लिए सुधार हम कर करके इसको देते रहेंगे। तो चलिए आगे करते हैं इसको। अब है हमारा क्या, अगर इसका इन डेफिनेशंस अगर देखें तो ये यही कहा है कि इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ डूइंग द सेम जॉब एंड एट द लोअर cost. This is generally achieved by eliminating unnecessary motions involved in a certain procedure or by changing the sequence of operation or the process itself. करने का मतलब है कि हम लोग उस जो प्रोसेस आपका इसमें इन्वॉल्व है उसमें हम लोग अननेसेसरी जो मोशंस इन्वॉल्व रहेंगे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटा कर करके हम लोग जो जिसमें जितना प्रोसेस इसमें इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें जो होंगी वही हम सिर्फ लाएंगे और ला कर करके हमारा टाइम को सेव करेगा वो, यानी वर्क हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ जाएगा। तब मेथड स्टडी का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना या अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग को तैयार करना। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं वर्क मेजरमेंट पे। तो वर्क मेजरमेंट क्या है, तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग टाइम को ही मेजरमेंट करते हैं। वर्क मेजरमेंट में हम लोग अलग अलग तरह से इसमें टाइम को ही हम लोग मैनेज करने के लिए सीखते हैं, जिसमें तो इसमें हम लोग टाइम मैनेज करने के लिए जब देखते हैं तो उसमें हमारा पहला आता है ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्वेशन टाइम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कितना देर में कोई जॉब जो है से बन रहा है। फिर आता है एक हमारा नॉर्मल टाइम, यानी कि ऑब्जर्वेशन टाइम में अगर हम किसी आदमी का जो लेबर है उसका अगर जो जितना परफॉर्मेंस रेटिंग होगा वो परफॉर्मेंस रेटिंग से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है नॉर्मल टाइम। फिर हमारा आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो टाइम होता है जो नॉर्मल टाइम आता है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अलाउंस से कि कितना इसमें अलाउंस मिला है, तो ये हमारा बन करके आएगा स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअली अगर देखा जाए जब हम लोग कैलकुलेशंस की ओर बढ़ेंगे तो उसमें हमारा देखा जाएगा कि ऑब्जर्व टाइम जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम में आपका जो अलाउंस बन करके आ रहा है वो अलाउंस के लगभग बराबर होता है। अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है तो वो लगभग बराबर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसे जो आपका टाइम दिया हुआ रहेगा अलाउंस टाइम का 20% या 30%, तो उसमें अगर आपका अलाउंस का टाइम अगर अलग से नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जर्व टाइम जो आपका आया है वही ऑब्जर्व टाइम का ही आपको 20% या 30% जो भी दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्क मेजरमेंट का डिफिनीशंस। तो इसमें लिखे हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टेक्निक टू मेजर एंड इस्टेब्लिश द टाइम रिक्वायर्ड
to complete the job by a qualified worker at a defined level of performance. The time necessary to complete a job is determined from a number of observations. यानी कि किसी भी जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो एक्चुअल टाइम अगर हम कहें कि तो डिफरेंट अगर वर्कर होगा तो डिफरेंट टाइम लगेगा। तो हाँ, ये सही बात है कि डिफरेंट टाइम लगेगा। तो हम लोग किसी एक टाइम को कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसे इस काम को करने में इतना ही टाइम लगेगा। अगर मान लेते हैं किसी कोई ए आदमी है और कोई बी आदमी है, तो ए को अगर किसी काम को करने में 20 मिनट लगते हैं और बी को करने में वो चीज़ अगर 30 मिनट लगते हैं वही काम करने में, तो कहने का मतलब है कि से ए और बी की अलग अलग इफिशियंसी है करने का वो। लेकिन हम लोग अगर कहें कि से एक इस जॉब को जो पार्टिकल जॉब आपका बन रहा था वो जॉब दो अलग अलग आदमियों के बनाने के कारण से दो अलग अलग टाइम हमारा आ रहा था, तो कि एक टाइम तो हम लोग नहीं दे पाएंगे ना इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि से एक ही वर्क को हम बारी बारी से एक ही वर्क को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक एवरेज टाइम आएगा, कहने का मतलब है कि से इसी में जो हमारा एवरेज टाइम बन कर करके आएगा उसी टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम फॉर द पार्टिकुलर जॉब कंप्लीशन। यानी कि एक पार्टिकुलर जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो हम लोग एवरेज टाइम को ही मानते हैं। ठीक है, लगभग वो सभी लगभग वो आपको उतना ही टाइम आपको अलग अलग डिफरेंट जो आपका वर्कर्स होगा उससे भी उसी के आसपास आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उतना ही टाइम आपको लगेगा। चलिए फिर अब आते हैं कि वर्क स्टडी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी नीड क्या क्या, इस ज़रूरत क्यों पड़ती है वर्क स्टडी का, या फिर कहें कि इसका एडवांटेज क्या है वर्क स्टडी का, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नीड फॉर वर्क स्टडी जो है, यानी कि वर्क स्टडी के लिए जो नीड है या फिर हम ये कहें कि वर्क स्टडी का जो एडवांटेज है वो होता है हमारा कि न्यू इम्प्रूवमेंट को हम लोग उसमें लाना, यानी कि उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्क में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वर्क स्टडी करने की। ठीक है, तो हम वही लिखे हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर न्यू इम्प्रूवमेंट इन द वर्क स्टडी फाइंड एप्लीकेशंस इन, यानी कि जो आपका इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें वर्क स्टडी करते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि से ये वर्क स्टडी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है। तो इंडस्ट्री तो सबसे पहला है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो टेक्निकल क्लासेस के जो बच्चे होते हैं आफ्टर डिप्लोमा, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि से कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र में जा कर के जॉब करें। मोटिव ये रहता है हम लोग का। लेकिन हाँ, आजकल के जो ट्रेंड चल चुका है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाते हैं और बाहर जा कर के कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जॉब नहीं करते हैं और यहीं पे अपना जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग का जो बेसिक पर्पस जो होता है, पहले का जो पर्पस होता है वो होता है कि हम लोग कंपनी किसी न किसी कंपनी में जा कर के जॉब करें, ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें इसके पढ़ने के बाद। तो आइए देखते हैं, इंडस्ट्री हमारा पहला हो गया जिसमें हमारा आता है प्रोडक्शन ऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग वहाँ पे वर्क स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर आता है मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्केटिंग में भी आपको वर्क स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा आपको एडवर्टाइजमेंट कब और कहाँ दिखाना है, कब किस तरह से आपको दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ कहाँ करना है, सेल्स कहाँ कहाँ भेजना है। तो ये सारा का सारा आपको वर्क स्टडी करके ही हम लोग भेजते हैं, यानी देखते हैं कि डिमांड किस मार्केट में आपका ज़्यादा होता है, जिस मार्केट में आपका डिमांड ज़्यादा होता है उस मार्केट में आप सप्लाई ज़्यादा भेजते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफिसेज स्टोर्स एंड वेयर हाउसेस। ऑफिसेस में भी हमारा वर्क स्टडी करके ही हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे भी देखते हैं आप लोग कि किसी किसी ऑफिस में आप जाते हैं तो अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, जहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था, कहीं पे कोई फाइल देख रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि वो सारा आपको काम बांटा हुआ रहता है, तो वो पहले से ही वर्क को स्टडी कर करके कि कितना काम इस ऑफिस में आ रहा है और जितना काम उस ऑफिस में आता है सबको एक पार्ट वाइज हम लोग बांट देते हैं। और बांटने के बाद हम लोग अलग अलग सेक्शंस बना कर करके हम लोग अलग अलग विभाग बना देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। अगर कोई आदमी आए तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी डायरेक्ट उसी काउंटर पे जा कर के अपना काम करेगा। फिर आपका आता है डिज़ाइन में भी हम लोग को वर्क स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी डिज़ाइन को बनाते समय भी आपको वर्क स्टडी करनी पड़ती है कि हमको उस डिज़ाइन में कौन सा पोर्शन हमको पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, इसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस में भी आपको वर्क स्टडी करनी पड़ेगी उसी तरीके से। फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब में आपको वर्क स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एडवांटेज देखें वर्क स्टडी का तो इसमें हमारा क्या मिल कर के आता है
कि अगर हम वर्क को स्टडी कर करके अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा आएगा कि यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो होगा, यानी कि जो प्रोडक्शन फ्लो होगा हमारा वो बहुत ही एक तरह से एक समान रूप से चलेगा और साथ ही उसमें इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो रहेगा। फिर है हायर प्रोडक्टिव इफिशियंसी रहेगी, यानी कि जो प्रोडक्टिव इफिशियंसी है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी है वो हमारा बढ़ जाएगा। फिर है रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमारा कमेगा। क्यों कमेगा? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो हम लोग उसमें मोशन इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग हटा देते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम लोग हटा देंगे, क्योंकि जितना हम लोग पहले से पता है कि हमको क्या क्या करना है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। अच्छा, फिर है फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स, यानी कि अगर आपको पता रहे कि सर इस ये प्रोडक्ट को बनाने में अगर आपको 30 दिन का टाइम लग रहा है तो आप 31 या 32 दिन का टाइम ले लेते हैं डिलीवरी का, और आप उस चीज़ को डिलीवर कर देते हैं 31 से 32 दिन के अंदर में। इसी के आधार पे आपका फ्लिपकार्ट जो है से एक निश्चित टाइम देता है जिसके अंदर में वो डिलीवरी दे देता है। वो एक सिक्योर डेट होता है। आप देखते भी हैं इससे कोई अब चूँकि अब इतना दिन से वो चीज़ कर रहा है, इतना मार्केटिंग उसका पकड़ चुका है, तो आप देखते हैं कि से अगर कोई चीज़ ऑर्डर की जाती है तो आप जिस दिन ऑर्डर करते हैं उस दिन शिप अगर नहीं हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन शिप अगर होता है तो 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस वो दिखाएगा कि से नहीं, जहाँ से आप शिप हुआ है अभी वहीं पे है, यानी अभी चला नहीं है। जिस दिन आपको डिलीवरी डेट रहता है उसके 1 दिन पहले वो मतलब कि वहाँ से आपको डिलीवरी देता है और वो आपको आपके पास पहुँच जाता है उतना दूर से भी। तो कहने का मतलब है कि इससे वो उसको पता हो चुका है कि इससे यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लग सकता है। वो इस चीज़ को करते-करते उस चीज़ को स्टडी कर चुका है कि यहाँ से यानी कि हमको अगर मान लेते हैं कि से बैंगलोर से अगर हमको गया में कोई सामान भेजना है तो वो कितना टाइम लगता है वहाँ से भेजने में, ये उस चीज़ को वो पहले से स्टडी करके उसको पता चल चुका है कि से हमको इतना टाइम लगेगा, हम इतना टाइम में भेज देंगे। तो इसीलिए वो टॉलरेंस लेता है और उतना ही टाइम में आपको वो डिलीवरी करके दिखा देता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसे कितना फ़ास्ट और सिक्योर होता है। इसे इतना दिन में हमको एक ही दिन में वहाँ से भेजा और 1-2 दिन के अंदर यहाँ हमको पहुँच कर के मिल गया। तो ये चीज़ें होती हैं, वर्क स्टडी करने से हमारा फ़ायदा होता है। फिर आते हैं कि बेटर एम्प्लॉयी या एम्प्लॉयर रिलेशंस, यानी कि अगर हम लोग को वर्क स्टडी बढ़िया से अगर किए हुए रहेंगे, यानी वर्क स्टडी अगर हम का अगर नॉलेज अच्छा रहेगा तो उसका जो वर्कर होगा वहाँ के हर एक वर्क से परिचित रहेगा, हर एक काम को वो जानता रहेगा। तो अब उसका जो बॉस होगा वो क्या करेगा कि उसके प्रति सहानुभूति दिखाएगा, यानी उससे अच्छा बिहेव करके रखेगा, ताकि उस काम तो आखिरकार बॉस को उसी वर्कर से लेना है। क्योंकि अगर वर्कर चला जाता है तो काम तो वो खुद करेगा नहीं, वो जो मैनेजर होता है वो तो खुद काम करता नहीं है, काम तो वो उसको वर्कर से ही करवाना होता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि से वर्कर को मिला करके रखेगा, यानी रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा बना करके रखेगा। और साथ ही साथ ये भी बात है कि से जो वर्कर ट्रेंड हो चुका है, अब अगर मान लेते हैं कि उसको अगर निकाल दिया जाता है तो नया जो वर्कर आएगा वो उस तरह से ट्रेंड है नहीं, तो वो अच्छा प्रोडक्शन रेट दे नहीं सकता है। तो ये सोच करके भी बॉस जो है उसको निकाल नहीं पाएगा। फिर कहता है कि बेटर सर्विस टू द कस्टमर, अगर आप वर्क स्टडी किए हुए हैं तो आपका जो प्रोडक्शन रेट है या क्वालिटी जो बन कर के आ रहा है वो अच्छा रहेगा। जो कस्टमर आपका होगा जो भी चीज़ें खरीदेगा, अगर मान लेते हैं एक पेन ही बनाते हैं आप, तो अच्छा पेन अगर आप बनाते हैं वर्क स्टडी करके तो वो मार्केट में चलती है, और मार्केट में चलती है तो कस्टमर सर्विस जो है से आपका बढ़ेगा। फिर कहता है कि जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन टू द वर्कर्स, यानी कि वर्कर का जॉब सिक्योरिटी इसमें भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो ट्रेंड हो चुका वर्कर होता है अगर वो आपके यहाँ से काम छोड़ कर के अगर जाता है तो नया जो वर्कर आएगा उसको आपको पहले से ट्रेंड करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन रेट जो है से आपका घटेगा, और साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आपको जो वो पुराना वाला वर्कर है उसकी जॉब को सिक्योर रखना पड़ेगा, यानी उसका जो जॉब रहेगा वो सिक्योर रहेगा। और साथ ही साथ जो वर्कर आपका ट्रेंड हो चुका है वो उस काम में, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा वो अपने काम से हमेशा। तो ये रहा आपका एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट में हमारा, इसी में है हमारा आपका बेटर वर्किंग एंड अदर कंडीशंस, यानी कि वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस होंगे वो उसके लिए बेहतर होगा, जो वर्कर होगा या फिर जो मैनेजर होगा उसके लिए भी बेहतर होगा। अगर वर्क स्टडी किए हुए हैं तो आपको वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो उसके हिसाब से भी आपका जो वर्किंग कंडीशन होगा वो अच्छा रहेगा। हायर वेजेस टू द वर्कर, वर्कर का वेजेस भी हाई रहेगा। हाई इस अर्थ में हम कह सकते हैं
क्योंकि वो एक तरह का वैल्यूएबल आइटम हो गया, आपका जो वर्कर हो गया वो एक वैल्यूएबल आइटम, इसलिए वैल्यूएबल आइटम हो गया क्योंकि वो काम को सीख चुका है। अगर कोई नया वर्कर आता है तो उसको काम सिखाने में टाइम लगेगा, साथ ही साथ उसको आपका प्रोडक्शन रेट को घटाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि से जो वर्कर आपका है, पहले से ट्रेंड वर्कर आपके पास है, तो उसी को आप चाहेंगे कि से हम मेंटेन करके रखें, उसको जाने ना दें। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वर्कर जाने की ज़िद कर रहा है, अगर जॉब छोड़ने की ज़िद कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसको लोभ लालच दे करके उसकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। तो यानी कि उसका वेज जो है सो बढ़ेगा। अब वर्कर फिर खुश होकर के आपके पास रहेगा, रिलेशनशिप में रहेगा, तो ये बाइंड हो जाता है हमारा। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी के बारे में, यानी कि जो मेथड स्टडी है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो हम लोग जैसा कि मेथड स्टडी के बारे में हम लोग जब पढ़ें तो हम लोग यही पढ़ें कि से कोई भी जो वर्क होता है, कोई भी जॉब बनाने की जो विधि होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हमको अगर किसी भी जॉब को बनाने के लिए अगर उसकी विधि का पूरा नॉलेज अगर हमको पास है, तो हम लोग उसके कहने का मतलब प्रोडक्शन रेट को सुधार तो सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके वर्किंग प्रोसीड्यूर को स्टैंडर्ड बनाने के साथ साथ उसमें जो क्वालिटी है उसको भी हम लोग बेटर कर सकते हैं, यानी कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी में। और साथ ही साथ इसको हम लोग एडवांटेज भी कह सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी होता है ये एडवांटेज थ्रू आउट होता है आपका मेथड स्टडी। तो आइए देखते हैं इसमें। तो कह सकते हैं कि से इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्यूर्स हमारा मिलेगा मेथड स्टडी में। फिर हमारा आता है बेटर वर्क प्लेस लेआउट, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस मिलेंगे हमको इसमें। और ऐसा हमारा उद्देश्य भी रहेगा मेथड स्टडी करके। फिर हमारा रहेगा कि लेस फैटिग ऑपरेशन, यानी कि जो बार बार रिपीट होने वाले जो ऑपरेशंस होंगे उसमें हम सोच लेंगे पहले से कि हमको रिपीट होने वाले ऑपरेशन है, तो एक साथ हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को हम एक साथ ले जा करके उस काम को परफॉर्म करें। यानी कि एक ही प्रोसेस अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि से उस काम को इस तरह से करें कि वो रिपीटेशन जो है से कम हो, यानी फैटिग ऑपरेशंस कम हो। ठीक है, फिर कहते हैं बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट क्वालिटी हमारा बन करके आएगा वो भी हमारा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग उसके मेथड्स को जान चुके हैं कि इसे कैसे कैसे बनता है। तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट से काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अननोन में अगर हम लोग शुरुआत में अगर खाना ही बनाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि कभी रोटी जो है 4 कोने का बन रहा है, कभी 3 कोने का बन रहा है, कभी कभी अटपटांग रोटी बनता है। तो कहने का मतलब है कि इसे हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते जब हैबिचुअल हो जाते हैं, जब उसके सारे विधि को हम लोग को मालूम हो जाता है, तब हम लोग रोटी जो है एक बार में ही गोल बनाते हैं और कम टाइम में बनाते हैं और बढ़िया बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती है मेथड स्टडी करने के बाद। अच्छा, फिर होता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड मशीन्स, यानी कि जो उसमें आपका वर्कर है या मटेरियल इन्वॉल्वमेंट है या मशीन इन्वॉल्वमेंट है, उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइज हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि से किस काम के लिए किस मशीन्स पर हमको कितना देर वर्क करना है। ठीक है, उसमें मटेरियल कितना लगेगा। ठीक है, शुरुआत में तो हम लोग जितना मन होगा उतना मटेरियल झोंक देंगे, जितना मन होगा उस पर वर्कर डाल देंगे कि सब मिला जुला करके एक दिमाग बना करके कोई प्रोडक्ट को तैयार कर दे। लेकिन जब हमको पता हो जाएगा, जब ट्रेंड कर चुके होंगे, तब हमारा क्या होगा कि से जो वर्कर की संख्या है वो भी घट जाएगी, साथ में रॉ मटेरियल जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो भी घट जाएगा। अब जो मशीन ऑपरेशंस जो हम लोग दे रहे थे, मशीन आवर वर्क जो दे रहे थे, वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग बार बार रिपीट फैटिक जो ऑपरेशंस कर रहे थे वो हमारा कम जाएगा, फैटिक ऑपरेशंस कम जाएगा, तो मशीन्स की जो वर्क आवर है वो भी हमारा कम जाएगा, यानी कि मशीन्स को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे। फिर कहता है कि इफिशिएंट एंड फास्ट मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग होगा वो हम लोग अब फास्ट कर सकेंगे। हम लोग को पता होगा कि इसे टर्निंग के बाद हमको ड्रिलिंग करना है या फिर बोरिंग करना है या फिर हमको शेपिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे टर्निंग करने के बाद और उसको लेकर के चले जाएंगे ड्रिलिंग के पास। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इसे हमको टर्निंग के बाद ड्रिलिंग ही करनी है। अगर ऐसा नहीं मालूम रहता तो पहले हम लोग सोचते कि इसे ड्रिलिंग करें कि पहले शेपिंग करें कि पहले बोरिंग करें, तो उस केस में आपको टाइम लगता। लेकिन आप चूँकि आपकी स्टडी उस तगड़ी है, उसमें आपका मेथड स्टडी आप कर चुके हैं, उसके प्रोसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो आपको वो टाइम अब बच जाएगा।
फिर है आपका एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ द सेक्शंस। इस जब आपको मेथड स्टडी हो चुकी होगी तो उसमें आप मेथड स्टडी के बाद आप एक एफिशिएंट प्लानिंग कर सकते हैं हर एक सेक्शंस के, यानी कि आप बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है किसी ऑपरेशन में, मान लेते हैं कि आपको ज़रूरत है टर्निंग की, तो लेथ सेक्शन हम लोग यहाँ पे बना देंगे। अगर आपको ज़रूरत है ड्रिलिंग सेक्शन की तो ड्रिलिंग सेक्शन बना देंगे हम लोग। अगर आपको ज़रूरत है शेपिंग की तो एक शेपिंग सेक्शन बना देंगे हम लोग। अगर आपको ज़रूरत है बोरिंग सेक्शंस की तो यहाँ पे बोरिंग सेक्शन बना देंगे हम लोग। अब ऑपरेशंस के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है कि से पहले टर्निंग, तो टर्निंग के बाद बोरिंग, तब फिर ड्रिलिंग, तब फिर शेपिंग, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे टर्निंग किए, टर्निंग करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लेकर के आए, फिर आप ड्रिलिंग पे गए, फिर आपको शेपिंग पे, इसके बाद आपका बन करके तैयार हो गया। लेकिन अगर आपको पता नहीं हो तो आप टर्निंग के बाद यहाँ पे आए ड्रिलिंग में आए तो आपको पता चला कि से नहीं, ड्रिलिंग पहले नहीं करना है, पहले आपको बोरिंग करना है, तो फिर यहाँ से घूम करके यहाँ पे आएंगे, फिर आपको बोरिंग होगा, बोरिंग के बाद फिर ड्रिलिंग में जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये जो अगर प्रोसेस आपको पता नहीं रहे तो एक लंबा प्रोसीजर आपको लग सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस पता रहे तो ये प्रोसेस आपको बच सकता है, यानी ये जो टाइम है वो बच सकता है। तो हम लोग प्लानिंग बना सकते हैं, अब हर एक सेक्शंस का एक अलग एफिशिएंट प्लानिंग बना सकते हैं कि हमको लेथ कहाँ रखना है, ड्रिल कहाँ रखना है, ड्रिलिंग सेक्शंस कहाँ रखना है, और बोरिंग सेक्शन कहाँ रखना है, शेपिंग सेक्शन कहाँ रखना है, टर्निंग सेक्शन कहाँ रखना है। ये सब सारी चीज़ों को आप इफिशिएंटली आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा लेक्चर आज का, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले दिन हम लोग इससे आगे जानेंगे। तो धीरे धीरे आज का जो टॉपिक था उसमें देखें कि इससे पूरा का पूरा आपका थ्योरी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम इसको पहले लिख लिए और लिखने के बाद इसको स्कैन कर लिए और फिर आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपको जहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शंस होगा तो वहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल सेक्शन या ग्राफिकल सेक्शंस रहेगा तो हम आपको पैड पे या फिर मतलब किसी और तरीके से आपको हैंडल करेंगे, यानी उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब अपना रिव्यू देते रहिए इस पर, और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तभी तो मतलब पढ़ा पाएंगे। यानी सारे तकरीबन, मेरा ये मकसद नहीं है कि इस पे फालतू लोगों का ही जोड़ दिया जाए। आप जितने स्टूडेंट हैं मतलब जिनको हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आकाश टेक्निकल में, तो कम से कम उतना बच्चे तो इसमें सब के सब जुड़ जाएं ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। अलग अलग हमको किसी को क्लास देने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमको मतलब पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए या फिर किसी तरीके से हमको चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए। तो इसका जो पीडीएफ है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। आपको मेरा फेसबुक पेज अनंत राज उर्फ अजय कुमार द वर्ल्ड के नाम से आपको मिलेगा। तो मेरा फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक शेयर रहेगा इसका लेक्चर का, वर्क स्टडी का। तो लेक्चर 1 के नाम से बाकी चीज़ें जो आएंगी अब वर्क स्टडी में ही आपको आएगा। पहले तो पूरा वर्क स्टडी ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ही, ना कि उन लोगों में शेयर कीजिए, किसी भी लोगों में शेयर कीजिए। आपका मेरा अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो उसके बाद हम ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए मौज मस्ती से। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।